नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज के इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक गांधी जी का आदर्श राज्य या राम राज्य संबंधी जो विचार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम उनके सामान्य परिचय को देख चुके हैं, उनके जीवन परिचय को देख चुके हैं और सत्य और अहिंसा संबंधी विचार तथा सत्याग्रह संबंधी विचारों को भी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे गांधी जी का आदर्श समाज या अहिंसा मूलक समाज या राम राज्य या आदर्श व्यवस्था क्या है। गांधी जी के अनुसार दोस्तों राम राज्य का अर्थ है आदर्श व्यवस्था, और प्लेटो के समान गांधी जी ने भी दो आदर्शों का वर्णन किया है। जैसे प्लेटो एक आदर्श आइडियल स्टेट की बात करते हैं और एक सब आइडियल स्टेट की बात करते हैं, ठीक वैसे ही गांधी जी ने भी आइडियल स्टेट और सब आइडियल स्टेट की बात की है। पहला जो उनका राज्य है वो पूर्ण आदर्श, यानी वहाँ पूरी तरह से आदर्श स्थिति होगी, और दूसरा है उपादर्श, यानी वह यहाँ थोड़ा यथार्थवाद आ जाएगा, व्यवहारिकता का पुट आ जाएगा। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श की कल्पना की गई है, और गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उनके उप आदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि गांधी जी के उप आदर्श समाज या उनके आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है अहिंसात्मक समाज, यानी कि गांधी के राम राज्य में या आदर्श व्यवस्था में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी इस दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, वरन उसकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं समाज में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दबाव बनाया जाए और ये दबाव का प्रयोग किया जा सकता है, इसको वैध ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं, लेकिन हिंसा का वो किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते हैं। अहिंसा उनके विचारों का मूल आधार है और अहिंसा के माध्यम से वो सत्याग्रह की बात करते हैं। दूसरा बिंदु है शासन का रूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि उनका जो आदर्श राज्य है तो उसमें शासन का रूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, जनता की मर्जी से शासन होना चाहिए, तानाशाही का इसमें कोई स्थान नहीं होगा। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। अगर कुछ सही किया जा रहा है सत्ता के द्वारा तो जनता उसका समर्थन करेगी, गलत किया जा रहा है सत्ता के द्वारा तो जनता उसका विरोध करेगी। यानी कि जनता की इसमें सक्रिय भागीदारी रहेगी, शासन में जनता की समुचित और सक्रिय भागीदारी रहेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। विकेंद्रीकृत सत्ता, गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये बिंदु हमने गांधी जी से के विचारों से प्रेरित होकर के लिया है। और
ये शासन का सबसे निचला स्तर है। सबसे ऊपर हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर है, जिस पर दिल्ली में सरकार बैठती है। राज्य स्तर पर राज्यों की अपनी सरकारें हैं, ये दूसरा स्तर है। और सबसे नीचे स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन है, जहाँ पंचायतें होती हैं। तो इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के गांधी जी बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि केंद्रीकरण जो होता है वो तानाशाही को जन्म देता है, और विकेंद्रित जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र का लक्षण है। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयां हों, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। अगला बिंदु है आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएंगे। उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बिंदु आता है कि गांधी जी मशीनों के प्रयोग के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ वो विरोध भी करते हैं। तो पूरी तरह से गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी नहीं है। जहाँ मानव का विकल्प नहीं है वहाँ पर मशीन का उपयोग लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ मानव का कोई विकल्प है, मानव जहाँ काम कर सकता है, श्रम कर सकता है, तो वहाँ मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात समझने की है कि गांधी जी पूरी तरह से आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के विरोधी नहीं थे। जो मशीनें व्यक्ति के लिए सुविधाजनक हों और मानवीय श्रम का कोई विकल्प जिसमें नहीं हो, तो वहाँ पर इन मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। गांधी जी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम ना हो, गांव में सभी लोग एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकें, इस हिसाब से काम करना होगा। और ख़ास तौर से खाद्यान्न और जो कपड़ा बनाने वाले फसलें हैं, जैसे कि कपास है, तो गेहूं चावल है, इनका उत्पादन हर गांव में हर व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ताकि गांव आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। और गांव की में भारत की लगभग 75% जो आबादी थी वो उस समय रहती थी। तो जब गांवों का विकास होगा, गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे, कुटीर उद्योग धंधों में लोगों को रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं पैदा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का खुद मालिक होगा। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, और सब तरफ सुखद स्थिति होगी। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। जो सेठ साहूकार हैं, उनकी शोषण परक नीतियां हैं, वो भी नहीं चल पाएंगी और शोषण का अंत हो जाएगा। आपसी प्रतिस्पर्धा का भी अंत हो जाएगा। अगली बात है नागरिक अधिकारों पर आधारित। उनका जो राम राज्य है या आदर्श राज्य है, वो नागरिक अधिकारों पर आधारित होता है। गांधी जी का राज्य स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला बिंदु है निजी संपत्ति का अस्तित्व। दोस्तों, निजी संपत्ति व्यवस्था अपने आप में एक दोष है, और इस दोष को दूर करने के लिए हर जो विद्वान है, विचारक है, वो अपने अपने तरीके से सुझाव देते हैं। जैसे मार्क्स कहते हैं कि अमीरों से संपत्ति पूरी तरह छीन ली जाए, उनको हिंसा के माध्यम से उनसे संपत्ति छीन ली जाए और गरीबों में बांट दी जाए।
निजी संपत्ति व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साम्यवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो कहते हैं कि निजी संपत्ति व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक तो ठीक है, और उस सीमा से ज़्यादा यदि किसी के पास संपत्ति है तो उस पर राज्य हित में, जनता के हित में कर लगा दिए जाएं, कर आरोपित कर दिए जाएं। और ये विचार चूंकि एक व्यवहारिक विचार है, इसलिए भारत में ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर देशों में यही विचार लागू है। तीसरी जो बात है कि निजी संपत्ति व्यवस्था हो, तो इसके संबंध में गांधी जी कहते हैं कि निजी संपत्ति व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास संपत्ति है उस संपत्तिवान व्यक्ति के हृदय को ही परिवर्तित कर दिया जाए, और वह संपत्तिवान यह बात अपने मनोमस्तिष्क में धारण कर ले कि ये संपत्ति मुझे धरोहर के रूप में मिली है, मैं इसका मात्र संरक्षक हूं, लेकिन अधिकार इस पर संपूर्ण समाज का है। तो यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि निजी संपत्ति व्यवस्था हो, लेकिन उसके ऊपर जो अधिकार रखने वाला है उसके मन में ये भाव रहे कि मैं तो मात्र इसका संरक्षक हूँ, और ये मेरे लिए एक धरोहर के समान है, और वो उसको संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र के हित में प्रयोग करे। आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है, और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य, अगला बिंदु है कि हर आदमी के लिए गांधी जी के राम राज्य में श्रम अनिवार्य होगा। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा, और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो सकेगी। दोस्तों, सिर्फ आय के लिए मेहनत करना जरूरी नहीं है, बल्कि आरोग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए भी गांधी जी कहते हैं कि सभी को श्रम करना अनिवार्य है। व्यक्ति, यदि आप खुद सोचे कि मान लो कि शारीरिक श्रम नहीं करेगा तो मशीन, जो शरीर है वो भी हमारे एक मशीन की तरह है, उसको भी कसरत करके ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम कसरत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, तो ये भी धीरे धीरे बीमारियों का घर हो जाएगा, रोगों को धारण करने वाला शरीर बन जाएगा। इसलिए सबके लिए श्रम अनिवार्य है। अगली बात है वर्ण व्यवस्था। आदर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था के संबंध में क्या स्थिति होगी, तो गांधी जी कहते हैं कि आदर्श जो राज्य है या राम राज्य है या अहिंसा मूलक जो समाज है, कुछ भी कह लीजिए, पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, और इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कंटेंट वही रहेगा, उत्तर वही रहेगा। आप तो इन शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को भी आप याद करिए, ताकि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति आपके मन में ना रहे। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे, बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे, और किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्य क्षेत्र घर ही होगा। यहाँ थोड़े से विचार उनके प्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन ये विचार चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, तो कुछ हद तक इन्हें उचित ठहराया जा सकता है।
गांधी जी के आदर्श राज्य या राम राज्य में अगली व्यवस्था क्या होगी? अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक दाग मानते थे, कलंक मानते थे, और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अगली बात है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। और भारतीय संविधान में आप सबके देख सकते हैं कि हम एक सेकुलर स्टेट है। पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया जाता था, आजकल पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया जाता है। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर के हमने किया है। सभी धर्मों के अनुयायियों को राज्य में समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। गोवध निषेध। गांधी जी के राम राज्य में गो हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे। इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गो हत्या का निषेध किया गया है। मद्य निषेध। गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद्य और अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है। आपके लिए एक बेहतरीन सुझाव है दोस्तों, ये उम्र बढ़ने और बिगड़ने की होती है। इस उम्र में अगर आप गांधी जी के विचारों को आत्मसात कर लेते तो निश्चित रूप से 1000% आप सफल होंगे। आपका परिवार अच्छी हालात में रहेगा, आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। तो ये जो मद्य पान करना है, शराब पीना है, गुटखे खाना है, ये आपको पतन की ओर ले जाता है। आपके मानसिक विकास में किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं देता है। इससे आपके शरीर को भी हानि होती है, मानसिक रूप से भी आप मजबूत नहीं बन पाते हैं, और आर्थिक हानि भी आपको उठानी पड़ती है। तो गांधी जी के विचारों से ही प्रेरणा लीजिए कम से कम आप, और इन मद्यपान वगैरह से, गुटखा बीड़ी से सबसे दूर रहें। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की गांधी जी बात करते हैं। उनके आदर्श समाज में गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, स्कूल्स होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा फ्री में प्राप्त हो सके। अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। अगला बिंदु है एक छोटा सा, प्रतिनिधित्व और बहुमत का शासन। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत ही उनकी शासन से संबंधित धारणा का भी अध्ययन किया जा सकता है। गांधी जी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली में विश्वास था। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में गांधी जी का विचार था कि उन्हें निस्वार्थ, योग्य और संयमी होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि मताधिकार की योग्यता का आधार संपत्ति या सामाजिक स्थान नहीं वरन शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। गांधी जी यह भी कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन के उचित संचालन के लिए बहुसंख्यक की भांति अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। बहुमत का सदैव ही सही होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं हो कि बहुमत में जो लोग हैं वो हमेशा सही हो, और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 1000 मूर्खों से अच्छा होता है। बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और अल्पमत के द्वारा भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बहुमत के निर्णय अनुचित होने पर अल्पमतों के द्वारा इन निर्णयों में परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए गांधी जी न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत को आवश्यक मानते थे। और गांधी जी एक जगह लिखते हैं कि बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति को की भी राय यदि वह सही हो तो कुचली जाए। अगर एक व्यक्ति सही है तो उसकी राय को कुचल नहीं सकते, बल्कि उसे बहुमत की राय से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि वो
राय समाज के राष्ट्र के हित में है या नहीं है। हो सकता है कि वो एक ही व्यक्ति हो। यहाँ हमें रूसो का सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत याद आता है कि रूसो की सामान्य इच्छा के अंतर्गत रूसो बताते हैं कि उनकी सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, अल्पमत की हो सकती है, बहुमत की हो सकती है। तो गांधी जी भी यही कहते हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं रूसो के इस विचार की झलक दिखाई देती है कि अच्छाई वाली बात कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, अल्पमत में भी की जा सकती है और बहुमत में भी की जा सकती है। यदि वह सही है अच्छी वाली बात, तो कुचली नहीं जाए उसे, बल्कि उसे बहुमत से भी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और वास्तविक प्रजातंत्र भी यही है कि जहां अल्पमत की भी उचित मांग को स्वीकार किया जाए, उसे सम्मान दिया जाए। अल्पमत के विचारों को समुचित महत्व देते हुए भी गांधी जी का विचार था कि सामान्य तौर पर अल्पमत के द्वारा बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक शासन के संचालन का अन्य कोई व्यवहारिक आधार नहीं है। बहुमत के द्वारा भी अल्पमत के विचारों की अवहेलना न करते हुए उन्हें समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ हमें तुलना करनी है दोस्तों, गांधी जी के प्रतिनिधित्व और बहुमत का शासन संबंधी जो विचार हैं, तो उन्हें हमें तुलना करके रूसो से लिखना है, ताकि तुलनात्मक स्टडी हम करें तो हमें ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो, हमारी समझ भी व्यापक हो, गहरी हो, और हम जल्दी से भूल लेना। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में गांधी जी के कुछ अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।